तो एग्ज़ाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 6 एग्ज़ाम्पल हैं, जिसमें से 3 एग्ज़ाम्पल आज करेंगे और 3 एग्ज़ाम्पल हम कल करेंगे, ठीक है? अच्छा, आज के जो 3 एग्ज़ाम्पल हैं, उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा अलग है, बाकी सेकंड, थर्ड जो है ना, वो बहुत आसान है। आप चाहें पेज पलट के देख सकते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल को आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ़ त्रिज्याखंड पूछा गया है। त्रिज्याखंड का एरिया निकालना है और आपका सेकंड एग्ज़ाम्पल खत्म। थर्ड एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे तो थर्ड एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि वृत्तखंड का एरिया निकालो। है ना? फ़ॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, वो भी बहुत आसान है। बुक वालों ने थोड़ा-सा अलग तरीके से कर रखा है, लेकिन आप फ़ॉर्मूले से कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड, थर्ड तो बहुत आसान है, उसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती भी नहीं है। दिक्कत आती है फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल में एक ही क्वेश्चन में 3-4 स्टेप हैं, इसलिए थोड़ा-सा इसमें दिक्कत आती है। तो आज हम पहले पहला एग्ज़ाम्पल करते हैं, उसके बाद सेकंड, थर्ड करेंगे। तो पहला एग्ज़ाम्पल आप देखो क्या कह रहा है। इसको एक काम करो, एक बार इसको रीड कर लो, वीडियो पॉज़ करके एक बार पढ़ लो, उसके बाद देखना आप। मैं यहाँ से फिलहाल स्टार्ट कर देता हूँ। क्या लिखा है कि एक वृत्ताकार खेत है, वृत्त के आकार का, वृत्त माने सर्कल। तो एक सर्कुलर शेप का कोई खेत है, मान लो ये खेत है और इस खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5,280 है। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझो। हमने इस खेत के चारों तरफ बाड़ लगवा दी। बाड़ अगर आपने कभी खेतों को देखा हो तो आपको पता होगा बाड़ क्या होती है। बाड़ खेतों के चारों तरफ एक तार लगवाई जाती है ना? वैसे तो बहुत सारी तार लगवाए जा सकते हैं। मान लो कि हमने एक तार लगवा दी, लोहे की ऐसे मोटी-सी तार जो है, उसको ऐसे लगवा दिया। इसको हम बाड़ बोल देते हैं ताकि कोई भी पशु जो है ना, वो इस खेत के अंदर ना आ पाए और इन फसलों को खराब ना कर पाए। इस तरीके से मैंने एक वृत्ताकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगवा दी। बात समझ में आ गई? क्या लगवा दी? एक लोहे की तार, ऐसे समझ लो। एक लोहे की तार लगवा दी, उस तार को लगाने का जो खर्चा आया, वो आया ₹5,280। मुझे उस मिस्त्री को ₹5,280 देने पड़े, ठीक है? अच्छा, तो उस मिस्त्री से हमने रेट पूछा, भई किस रेट से तुमने ये तार लगाई है? दर माने रेट होता है। तो मिस्त्री ने कहा कि जी ₹24 प्रति मीटर की दर से लगाई है। इसका मतलब ये हो गया कि ₹24 लगे, अगर आपने 1 मीटर की तार लगवाई है तो। अगर आप 1 मीटर की तार लगाओगे तो आपको ₹24 देने पड़ेंगे। अब हमने उस मिस्त्री को कितने रुपए दिए हैं? ₹5,280। ₹5,280। तो क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि जो मैंने लोहे की तार लगवाई है वो कितनी लंबी है? समझो ध्यान से। जब मैंने मिस्त्री से पूछा कि भैया इस तार को लगाने का रेट क्या है? तो उस मिस्त्री ने कहा कि इस तार को लगाने का रेट है ₹24 प्रति मीटर। मतलब 1 मीटर की तार लगने के ₹24 लगेंगे। हमने टोटल मिलाकर के उसको रुपये दिए ₹5,280। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि हमने बाड़ कितने मीटर की लगवाई है? क्या ये पता किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। कैसे? वो समझो। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझना। जैसे मान लो मैं बाज़ार गया और बाज़ार से मैंने टॉफ़ी ली और उस टॉफ़ी का जो रेट था, वो था ₹5 की 1 टॉफ़ी। ₹5 की 1 टॉफ़ी, ये उसका रेट था, ठीक है? तो मेरे पास ₹50 थे, मैंने ₹50 की टॉफ़ी ले ली। तो मुझे बताओ कि मुझे कितनी टॉफ़ी मिलेंगी? ₹5 की 1 टॉफ़ी आती है, मेरे पास ₹50 थे, मैंने ₹50 की टॉफ़ी ले ली। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे कितनी टॉफ़ी मिलेंगी? 10 टॉफ़ी मिलेंगी, है कि नहीं? कैसे पता चला? किस-किस को भाग किया? ₹50 को ₹5 से भाग किया, तो आपको कुल टॉफ़ी पता चल गई, है ना? ₹50 क्या हैं? यहाँ पे आपके कुल रुपए हैं। तो आपने कुल रुपयों को भाग किया किससे? रेट से, ठीक है? अगर आप टोटल मनी को रेट से भाग दे देंगे, तो आपको क्वांटिटी पता चल जाती है कि कितनी मात्रा में आपने चीज़ें ली हैं। समझ में आई? इसी तरह से अगर आप इस कुल रुपए को भाग दे देंगे रेट से, किससे? रेट से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने मीटर की तार लगवाई है, कितनी क्वांटिटी में तार लगाई है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये जो मैंने तार लगवाई है, ये जो लाल-लाल रंग की मैंने तार लगवाई है, ये तार कितने मीटर की है ना? अच्छा, अब ये तार किस पे लगी हुई है? वृत्त की परिधि पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा? वृत्त की परिधि पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? वृत्त की परिधि। अब इस परिधि का हम यूज़ करेंगे, ठीक है? ध्यान देना, आगे पढ़ लेता हूँ एक बार, उसके बाद बताता हूँ कि इस परिधि का यूज़ कहाँ पे करेंगे।
तो क्वेश्चन में कहा कि इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। मतलब इस खेत में खेती करानी है ना? जुताई का मतलब होता है सारे प्रोसेस होते हैं। भई आपने क फसल बुआनी भी है, कटानी भी है, सिंचाई भी करानी है। इन सभी प्रोसेस को हम जुताई के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पर समझने के लिए मान लो कि हम इस खेत में फसल बुआना चाहते हैं। फसल सिर्फ़ बुआना चाहते हैं, बाकी काम हम कर लेंगे, ठीक है? तो हम किसी मज़दूर को लाए, तो उस मज़दूर ने क्या कहा कि जी मैं इस खेत में फसल बोने के इस रुपए के हिसाब से रुपए लूँगा, इस रेट के हिसाब से रुपए लूँगा। रेट क्या बताया उसने? उसने रेट बताया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का क्या मतलब हुआ? प्रति का मतलब 1, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, मीटर का मतलब मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर आपने फसल बोवानी है ना, तो उसके मैं 50 पैसे लूँगा। कितने पैसे? 50 पैसे या फिर 0.50 रुपए कह लो, बात एक ही है। 1 मीटर स्क्वायर अगर आपने फसल बोवानी है तो 50 पैसे लगेंगे। आपको क्या पता करना है? आपको खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है। आपको टोटल खर्चा पता करना है। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात? ठीक है? वापिस समझ लो। आपको परिधि पता चल गई, आपको परिधि पता चल गई। अब आपने इस खेत में फसल की जुताई करानी है, फसल की बुआई करानी है। ऐसे समझो फसल की बुआई करानी है। तो जिस मज़दूर को मैं लेके आया ना, उस मज़दूर ने कहा कि मैं तो 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के लेता हूँ। 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे लेता हूँ। तो अगर आपको खेत में बुआई करानी है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे ये पता करना है। कैसे पता करेंगे अब उसका लॉजिक समझो। तो इन सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ एक बारी, फिर आप स्टेप समझ लेंगे। उसके बाद आप फिर क्वेश्चन करके फिर हम लिख के दिखा देंगे आपको, ठीक है? तो मुझे क्या पता करना है कि इस खेत में जुताई कराने का कितना खर्चा आएगा, ये मालूम करना है ना? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकाल लूँगा। इस खेत का क्या निकालेंगे हम? एरिया। अब खेत का एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस तो होनी चाहिए। अगर आपके पास रेडियस होगी तभी तो आप एरिया निकाल पाओगे। बिना रेडियस के एरिया कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आप सबसे पहले इसकी रेडियस निकाल लोगे। क्या निकालोगे? रेडियस। रेडियस के बाद फिर आप इसका एरिया निकाल लोगे, है ना? तो जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। मान लो कि वो एरिया आ गया 100 मीटर स्क्वायर। अंदाज़ा से कि मान लो 100 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है इतना। आपका एरिया कितना आया? 100 मीटर स्क्वायर। तो उसके हिसाब से आप खर्चा बता देना। क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एरिया निकालना और एरिया के बाद आप खर्चा पता कर लेना। अब रेडियस कैसे पता चलेगी? रेडियस पता चलेगी परिधि से। जो हमने स्टार्टिंग में परिधि नहीं निकाली थी, वहाँ से हम रेडियस पता करेंगे, रेडियस के बाद एरिया और एरिया के बाद खर्चा। लॉजिक समझ में आ गया? स्टार्ट करें? सबसे पहले हम परिधि निकालते हैं। देखो जी, 4 स्टेप हैं टोटल मिला के इसमें, ध्यान रखना। सबसे पहले परिधि, फिर रेडियस, फिर एरिया, फिर खर्चा। परिधि कैसे पता करेंगे? हम कह देंगे वृत्ताकार खेत की परिधि, है ना? परिधि कैसे पता की थी? हमने कुल रुपयों की, ये कुल रुपए थे, कुल रुपयों की रेट से भाग दे दी थी। तो हमें उस तार की लंबाई पता चल गई थी। अब तार कहाँ पे लगी है? वृत्त की चारों तरफ लगी है, मतलब वृत्त की परिधि पे लगी है। तो हम परिधि कैसे पता करेंगे? कुल रुपयों को भाग दे देंगे किससे? रेट से। रेट माने दर, ठीक है? कुल रुपये कितने हैं? कुल रुपये हैं 5,280 रुपए। इसको मैं भाग दे दूँगा दर, दर माने रेट। रेट कितना है? 24 रुपए का रेट था उससे। तो रुपए से रुपए कैंसल आउट करो, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 0 यानी 220 आ गया। अब 220 क्या है? 220 मीटर है। आप कहेंगे जी कहीं पर मीटर तो बचा नहीं, तो हम मीटर में क्यों ले रहे हैं? ध्यान से देखो, जो आपका रेट था वो मीटर में था, है ना? तो जो आप भाग करोगे वो भी मीटर में ही आएगी। सिंपल। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। तो ये आपकी आ गई परिधि। अब परिधि से हमें क्या पता करना है? रेडियस पता करनी है। कैसे? परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर। परिधि की जगह 2 पाई आर लिख दिया, बराबर क्या है? 220, है ना? अब यहाँ इसको सॉल्व करके रेडियस पता कर लेंगे। कैसे? 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 220, है ना? तो यहाँ हो गया आर बराबर 220 मीटर गुणा में 7
ये 7 भाग में है ना, ऊपर जाके गुणा में हो गया, और 2 गुणा 22 गुणा में है, नीचे आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कट गया 110 पे, 22 पंजा 110 होता है, यहाँ बच गया 7 और 5, 7 पंजा हो गया 35। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 35 मीटर। यहाँ तो बात समझ में आई। सबसे पहले परिधि निकाली, उसके बाद रेडियस निकाली, रेडियस के बाद एरिया निकाल लेंगे। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस की वैल्यू है 35, 35 मीटर गुणा 35 मीटर। ठीक है, तो एक कट गया, 7 पंजा 35, 5 पे 22 की 5 से गुणा करोगे तो 110 आएगा, 110 की 35 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 110 दिया 330 और 110 पंजा 55, यानी 330 और 55 385, 3850 हो गया। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, मीटर की मीटर से गुणा करोगे तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो 3850 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। अब इसका मतलब क्या है वो समझो, यानी इस खेत के अंदर 1 बाय 1 मीटर के 1 बाय 1 मीटर के 3850 स्क्वायर बन सकते हैं। 1 मीटर कितना होता है पता है? यहाँ बाजू से लेकर के ये उंगली है ना, इतना लंबा होता है 1 मीटर। 1 बाय 1 मीटर कितना हो गया? ये लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, 1 बाय 1 मीटर इतना बड़ा स्क्वायर बन गया। ऐसे ऐसे स्क्वायर कितने आ सकते हैं? 3850। समझ रहे हो कितना बड़ा खेत हो गया? 3850 ऐसे ऐसे मीटर स्क्वायर आ सकते हैं, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का अगर आपने खेती करानी है तो उसके रुपए लगते हैं 50 पैसे। कितने रुपए लगते हैं? 50 पैसे। आपने कितने कराने हैं? 3850, है ना। उसके हिसाब से खर्चा पता कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना? परिधि, रेडियस, एरिया और खर्चा। तो इतना पहले नोट कर लो एक बारी, फिर खर्चा पता मालूम करते हैं। तो आप लिखिएगा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर की लागत लिख लो या खर्चा लिख लो, आपकी मर्जी है। 1 मीटर स्क्वायर अगर आपने जुताई करानी है तो उसकी लागत है जी कितने रुपए? रुपए नहीं है, 50 पैसे है, या फिर कह लो 0.50 रुपए, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत इतनी है। 1 मीटर स्क्वायर जुताई की लागत, खेती कराने की लागत इतनी है। आपने कितने मीटर स्क्वायर करानी है? 3850। तो 3850 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो गई? 0.50 रुपये था ना, इसकी आप गुणा कर दोगे 3850 से। 3850 से करनी है, 3850 मीटर स्क्वायर से नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसके रुपए काउंट करने हैं ना, रुपए कितने देने हैं वो काउंट करने हैं। तो जब आपने रुपए काउंट करने हैं तो सिर्फ रुपए की यूनिट लगेगी, इसकी नहीं लगती। 3850 की 0.50 से गुणा कर लो, है ना। तो एक एक अगर आप गुणा करोगे तब भी वही आंसर आएगा। एक बात बता देता हूँ, 0.50 का मतलब हो गया आधा। 0.50 का मतलब कितना हो गया? आधा। तो एक काम करते हैं ना, इसको आधा रुपया लिख देते हैं ऐसा। समझ में आ गई? गुणा करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ आपको। गुणा में 3850 है ही, 2 से इसको काट लो, 1925 हो गया। आपका आंसर आ गया 1925 रुपये। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, यही आंसर आता, बस वो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाते। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 1925 रुपये आ गया। तरीका समझ में आ गया? एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा क्या था? हमें क्वेश्चन में अल्टीमेटली इस खेत में खेती कराने का खर्चा पूछा था। अब खेत में खेती कराने का खर्चे निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। खेती कहाँ होती है? खेत के अंदर होती है ना, खेत के चारों तरफ तो होती नहीं है, अंदर होती है, तो मतलब उसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए मेरे पास रेडियस होनी चाहिए, और रेडियस पता करने के लिए मैंने परिधि का यूज़ किया। तो ये सारे पार्ट इंटर रिलेटेड हैं। कैसे सोचना है वो समझो। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चला कि एरिया निकालना है ना। एरिया निकालना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? रेडियस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब रेडियस कहाँ से मिलेगी? परिधि से मिलेगी। परिधि कहाँ से पता चली? आपको यहाँ से पता चली, टोटल खर्चे और रेट के से। समझ में आ गई? तो ये स्टेप रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन निकलता है। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल में? कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्वेश्चन में ना तो लघु दिया ना दीर्घ दिया, तो इसका मतलब लघु का ही निकालना है। मैंने बताया था ना, जब क्वेश्चन में ये ना बताया कि लघु का निकालो कि दीर्घ का निकालो, तो इसका मतलब होता है कि लघु का निकालना है। तो जैसे मान लो ये सर्कल है और इसकी त्रिज्या है जी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर,
और आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ बोल नहीं लिखा तो इसका मतलब लघु का निकालना है। इसका निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। एंगल भी दिया इसने 30 डिग्री, ये एंगल दिया। एंगल हो गया, रेडियस होगी, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है, कर लेंगे। अच्छा, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दीर्घ का भी निकालना है तो दीर्घ भी निकाल लेंगे भाई। दीर्घ हो जाएगा ये वाला भाग ना, तो इस दीर्घ का भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ये समझे? एक बार यार मैं इसकी कलरिंग कर लूँ। पिछली बार कलरिंग कर रहा था, वीडियो ख़राब हो गई थी। अच्छा, जो पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ सर, क्या हुआ? अरे चूहा था यहाँ पे, चूही थी, चूहा भी नहीं था, चूही थी छोटी सी, वो आ गई थी, उसकी वजह से वो वीडियो है ना डिलीट ही करनी पड़ी। उसका वो छोटा सा ब्लूपर था। ठीक है ना? हमें क्या करना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, साथ ही में दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पहले खुद ट्राई कर लेना, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और अगर आ जाए तो फिर देख लेना। तो वीडियो पॉज करो, इसको खुद ट्राई करो। मैं यहाँ से करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लघु की बात कर लेता हूँ। लघु त्रिज्याखंड की त्रिज्या माने आर, ये कितनी है? ये है जी 4 सेंटीमीटर। फिर लघु त्रिज्याखंड का कोण मतलब थीटा, ये कितना है? 30 डिग्री है। लघु त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल, फॉर्मूला है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है हमारे पास 30 बटा 360 गुणा में पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 लेनी है, गुणा में आर स्क्वायर। आर कितना है भाई? आर है जी 4, तो 4 गुणा 4, जीरो से जीरो कट गया, ये कट गया 12 पे, 4 तिये 12, है ना? तो और तो कुछ कट नहीं रहा, क्योंकि ये कटेगा नहीं 3 से, आप चाहे काट के देख लेना। 3.14 की 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 300 चौका 1200, 14 चौका 56, ये हो गया 12.56 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काटना चाहें तो आपकी मर्जी है, लगभग में आंसर आएगा, और नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया, कर लेंगे। अब इसी तरीके से आप दीर्घ का निकाल सकते हो। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आप त्रिज्याखंड के तरीके से निकाल लो, भाई पहले आप ये एंगल पता कर लो, ये वाला एंगल, है ना? रेडियस आपको दे रखी है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दो, है ना? तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से करना चाहो वैसे कर सकते हो, है ना? तो मैं फॉर्मूला लगा के कर लेता हूँ। मैं कह दूंगा, और अब हम बात कर लेते हैं दीर्घ की, ऐसे, ठीक है? दीर्घ त्रिज्याखंड की त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी है? ये है जी हमारी वापस से 4 सेंटीमीटर। दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण माने थीटा। अच्छा, अब आप कहेंगे जी यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे तो थीटा 2 लिखना चाहिए। वो तब लिखते हैं जब एक ही पार्ट में 2 चीज़ें आ रही हों। ये तो मैं अलग-अलग पार्ट कर रहा हूँ ना, इसको अलग से कर रहा हूँ, इसको अलग से कर रहा हूँ। तो नाम इसको भी थीटा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? वो तो आपकी सहूलियत के लिए होता है कि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। R1, R2 नाम इसलिए देते हैं ना, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, ठीक है? अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न का सवाल ही नहीं है, चाहो तो थीटा 2 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? तो थीटा कितना होगा? टोटल 360 डिग्री कोण होता है, इसमें से 30 घटा दो, तो आपका एंगल आ गया 330 डिग्री। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है 330 बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में आर स्क्वायर। आर कितना है? आर है 4 गुणा 4, ये बात है ना? जीरो से जीरो कट गया, 3 11 जा, 3 12 जा, 4 तिये 12, ये हो गया। अब 3.14 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.56 आएगा। हमारा पिछली बार यही आया था ना? 12.56 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा?
इतना ही आएगा ना? आपका आएगा 138.16 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया? दीर्घ त्रिज्याखंड का। बात क्लियर है? हाँ, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, ये आंसर आता। अब क्वेश्चन में इसको सोल्व करके दिखाया गया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सोल्व करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको काटोगे ना तो कितना आएगा? काट के दिखाएँ? वैसे काटने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर लीजिएगा। मैं काट नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 एग्ज़ाम्पल नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन में उसको थोड़ा अलग तरीके से किया है। क्वेश्चन वाला तरीका भी समझ लेंगे लेकिन पहले एक काम करते हैं, अपने तरीके से निकाल लेते हैं। जिस तरीके से हम करते आए हैं ना, उस तरीके से कर लेते हैं। तो आप इसको खुद ट्राई करना, बहुत सिंपल है। वृत्तखंड का एरिया निकालना है आपने। किसका एरिया निकालना है? वृत्तखंड का। और वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला तो है ही, बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना? क्या लिखा है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अगर उसकी त्रिज्या 21 है और कोण 120 है। कोण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, और क्या चाहिए? बस आंसर निकालते हैं। देखो, सबसे पहले आप लिखिएगा वृत्तखंड की त्रिज्या माने आर कितनी है? 21 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का कोण माने थीटा कितना है? 120 डिग्री। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कराया था ना, थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना? अच्छा, अब एक बात और बता देता हूँ, आप इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों में से। यहाँ पे क्या बच जाएगा? थीटा बटा 360 गुणा में पाई माइनस यहाँ पे 1/2 साइन थीटा। ऐसे करके भी कर सकते हो, मैंने इस तरीके से कराया है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, है ना? आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि सर इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान आएगा, इसको ऐसे करेंगे तो मुश्किल, ऐसा नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से चाहें वैसे कर लो। अच्छा, इस तरीके से करके देख लो तो आंसर तब भी यही आएगा, है ना? क्योंकि कुछ हमने चेंज थोड़ी किया है। तो इसी तरीके से करा दूँ आपको मैं आज? आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। काम करता हूँ मैं इस तरीके से करा देता हूँ आज, ठीक है? देखो, आर कितना है आपका? आर है जी 21, 21 का स्क्वायर लिख देते हैं, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर बाद में लगाएँगे, बीच में कन्फ्यूज़न करता फिर ये। थीटा, थीटा है 120/360 गुणा में पाई, पाई है जी 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री पे बताया था मैंने आपको √3/2। क्यों होता है ये इसका रीज़न भी दिया था, तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो थी एक्सरसाइज़ 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 की, उसमें मैंने रीज़न बताया था इसका। अच्छा, इसका रीज़न जो है ना, ये करेक्टली आप +1 में ज़्यादा सीखते हैं, अभी तो सिर्फ़ आप एक प्रकार से याद रखने का तरीका सीख पाते हैं। 21 का स्क्वायर हो गया 441, 0 से 0 कट गई, 12 तिया 36 और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो गया आपका 22/7 तिया 21 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था। तो जब आप इकट्ठा लिखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ऐसा नहीं कि कट जाएगा। वो एक प्रकार से कॉमन आ जाता है, ठीक है? अब 441 की इससे गुणा कर लो, चाहो तो इतना करके आ सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। लेकिन चलो क्वेश्चन में गुणा करके तो अपन भी गुणा कर लेते हैं। 441 की इससे भी गुणा कर ली, 441 की इससे भी गुणा कर ली, ऐसा। ठीक है? और सेंटीमीटर स्क्वायर तो लग ही रहा है। तो ये हो गया आपका 21, 21 जा 21 पे कटेगा ये। 21 की 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 220 और 22 242 आएगा क्या? एक बार मैं देख लूँ आंसर में क्या दे रखा है इन्होंने। सॉरी 222 तो 462 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। 22 के 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी 44 तो यहाँ साढ़े 440 तो यहाँ हो गया। 441 में 22 और जोड़ दिया तो 462 ही होगा माइनस। अब 441 किससे भी मल्टीप्लाई थी, अब कटेगा कुछ भी नहीं। ये आ गया 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया।
आंसर चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने करना है। अब क्वेश्चन में कैसे इसके बुक में कैसे किया गया वो समझ लो, है ना? आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है वैसे, लेकिन बुक में कैसे किया वो समझते हैं। तो बुक में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाला टोटल का। निकाल सकते हैं, फ़ॉर्मूला है। त्रिज्यखंड के एरिया का फ़ॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और इस पूरे त्रिज्यखंड का एरिया आ गया। फिर उन्होंने निकाला इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला? ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ किया गया। उन्होंने सबसे पहले परपेंडिकुलर खींचा यहाँ पे। क्या खींचा? परपेंडिकुलर। फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर के इसका एरिया निकाला। ठीक है? लेकिन ये तरीका थोड़ा-सा मुझे लेंथी लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से नहीं कराता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप ट्राई ज़रूर करना। नए मेथड सीखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना? तो एक कल बुक पढ़ रहे थे, वो बुक थी हाउ हाउ टू थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन। भाई मैथमेटिशियन की तरह कैसे सोचा जाए? तो उसमें बहुत ही एक अच्छी बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ क्वेश्चंस करते जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करते, क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन सिर्फ़ क्वेश्चन करते जाएँ ऐसा नहीं होगा। वो अलग-अलग मेथड से करते हैं, है ना? अब उसने एक पहचान भी बताई थी कि एक टीचर था और उस टीचर ने क्लास में क्वेश्चन कराया। अब उस क्वेश्चन को तो करा दिया, अब टीचर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। जब वो दूसरा तरीका बताने लगा ना, तो उसमें से आधे बच्चे जो थे, उनका मुँह जो है ना वो थोड़ा-सा ऐसा हो गया, यार एक तरीका समझ में आ गया ना, दूसरा तरीका क्यों बता रहे हो? ऐसा हो गया। तो उसमें ये बात लिखी थी कि जो बच्चे ऐसा कह रहे थे ना, यार दूसरा तरीका मत बताओ, एक तरीका बहुत है, तो वो बच्चे कभी भी मैथमेटिशियंस नहीं बन पाएँगे, ठीक है? बेशक मैथ में कितने अच्छे हों, बेशक 100 बटा 100 आते हों, लेकिन मैथमेटिशियंस नहीं बन पाएँगे। जबकि वो बच्चे जो सोच रहे थे कि अच्छा दूसरा मेथड भी है क्या? है ना? बेशक मैथ में उसके कम नंबर आते हों, लेकिन वो मैथमेटिशियंस ज़रूर बनेंगे। तो फ़र्क होता है इन चीज़ों में। एक जैसे 2 ट्यूशन पे बच्चे आते हैं, ट्यूशन क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, तो दोनों का कंपैरिज़न बताता हूँ। एक ऐसा बच्चा है, नाम नहीं ले रहा हूँ उनका मैं, ठीक है? एक ऐसा बच्चा है जिसको अगर मैं दूसरा मेथड समझाऊँगा ना वो समझेगा और अलग-अलग क्वेश्चन्स करेगा मुझसे कि सर इसको ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाए। हालाँकि वो भी मैथ में अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर मैथ में अच्छा नहीं भी होता ना, तब भी वो अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता था, ठीक है? अच्छा, जो दूसरा बच्चा है ना उसके भी मैथ में 100 बटा 100 आते हैं, पूरे नंबर ले आता है वो भी। लेकिन जब मैं उसको कहता हूँ ना यार दूसरा मेथड सीखते हैं, तो वो मना कर देता है, कहता है सर ये अच्छा मेथड है, ये एक ही मेथड करेंगे, 2 मेथड नहीं करते, ठीक है ना? बहुत साफ-साफ फ़र्क होता है। आप जितने मेथड ज़्यादा सीखते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, जैसे बुक में किया गया है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार मैं इस मेथड से भी करके देखूँगा। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। बहुत सारी अच्छी-अच्छी किताबें हैं, ठीक है? धीरे-धीरे करके बताएँगे आपको। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू।